से पधारे हुए और जो उदयपुर के उपस्थित एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी हैं, आप सभी को मेरा वंदन और नमन। जैसा कि टॉपिक है कि मंगल ग्रह मांगलिक दोषों के ऊपर बात करनी है, तो मंगल ग्रह को भूमिपुत्र भी कहा जाता है और भौम भी कहा जाता है और कुछ देवता भी कहा जाता है। यह काल पुरुष की कुंडली पहले और 8वें भाव को रूल करते हैं, तो अर्थात एकमात्र इनके पास ही जीवन व मृत्यु दोनों का अधिकार है। लग्न यानी शरीर को पुष्टि देना भी मंगल का कार्य है और शरीर के अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी मंगल का काम है और शरीर को एनर्जी भी देता है। तो इसमें मंगल से रिलेटेड मांगलिक दोष के बारे में बताना चाहूँगी। अधिकतर कुंडलियों में मंगल दोष स्वतः ही निरस्त हो जाता है, परंतु पूरी उम्र चिंता में निकलती है कि मंगल दोष है। कहीं छोटा सा भी झगड़ा होता है तो ये सोचते हैं कि मांगलिक दोष है, इस वजह से झगड़े हो रहे हैं। पर कुछ कुंडलियों में ऐसा होता है कि दोष स्वतः निरस्त हो जाता है पर पता नहीं चलता। तो यदि आपकी पत्रिका में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो मांगलिक है। साउथ साइड दक्षिण भारत में दूसरे घर के मंगल को भी मांगलिक माना जाता है। ये काफ़ी हद तक सही माना जाता है क्योंकि दूसरे घर का मंगल सीधी दृष्टि से 8वें घर को देख रहा होता है। यदि लग्न में मंगल बैठा है तो ये आपके स्वभाव में एक तेज़ी, अहंकार, इम्पल्सिवमेंट, शॉर्ट टेम्परामेंट आदि देता है। ये एक फाइटर प्लेनेट है जो अपने आप पति या पत्नी को रूल करना चाहते हैं, हमेशा फाइट के लिए तैयार रहते हैं। चौथे घर का मंगल है तो यह घर की सुख शांति को कम करता है। घर में लड़ाई झगड़ा होगा, घर में शांति नहीं रहेगी। इसी तरह 7वें घर की में मंगल होता है तो यह आपके स्पाउस के लिए भी देखा जाता है। मंगल दोष अगर निरस्त नहीं हो रहा है तो कुंडली मिलाकर ही विवाह करें जीवन को। इससे जिसका भी आपके स्पाउस का पति या पत्नी दोनों में से जिसका भी लग्न कमज़ोर होगा उसी को तकलीफ़ ज़्यादा होगी। इसी तरह 8वें घर जो कि ससुराल पक्ष माना जाता है, स्त्रियों के लिए सौभाग्य का भाव है। मंगल कई बार ससुराल पक्ष से परेशानी देता है। लड़कियों में 8वें घर का मंगल तथा लड़कों के लिए 7वें घर का मंगल अधिक कष्टकारी होता है। 12वें घर का मंगल उच्च या अपने घर का है तो ठीक है, नहीं तो शारीरिक क्षमता में कमी करता है, विवाह विच्छेद करा सकता है, विवाह में भी देरी करा सकता है। तो इसके निरस्त के कुछ सूत्र बताना चाहूँगी। मंगल यदि मेष, वृश्चिक और मकर में है तो मंगल दोष स्वतः निरस्त हो जाता है और ये रोचक योग भी बनाता है। मंगल ही करता है या मंगलकारी होता है। 7वें घर में मंगल कर्क या मकर राशि का है तो मंगल स्वतः निरस्त हो जाता है। 8वें घर में धनु या मीन राशि में हो तो भी मंगल दोष निरस्त हो जाता है। मित्र राशियों में बैठे ग्रह बहुत हर्षित होते हैं और वे परम मित्र गुरु की राशि में है तो मंगल दोष नहीं देगा, क्योंकि जो प्रसन्न है वो कभी हानि नहीं करेगा। इन 5 स्थानों में मंगल व पति की कुंडली में इन्हीं स्थानों में अगर शनि बैठे हैं तो मंगल दोष निरस्त होता है। और सेम पोजीशन पर भी अगर शनि है तो भी ये दोष निरस्त हो जाता है। सिंह राशि का मंगल भी थोड़ा कम परेशानी देता है। सूर्य भी मंगल का मित्र होता है जो राजसी स्वभाव का होता है। ईगो की लड़ाई हो सकती है बट विवाह विच्छेद के चांसेस बहुत कम होते हैं। मांगलिक है तो पति या पत्नी की राशि वृश्चिक या मेष है तो मंगल अपना असर बहुत कम करता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और उसके साथ वाले पर्सन को लगने लगता है कि एक तरह से बंधन लगने लगता है उनको। 7वें, 8वें, 12वें में मंगल होने पर उस पर बृहस्पति की दृष्टि आने से भी मंगल की कठोरता में कमी आ जाती है, या केंद्र में बृहस्पति है तो भी कमी आती है दोष में। और वहीं पे अगर शनि व राहु बैठ जाए तो भी दोष निरस्त हो जाता है। 28 साल पर भी मंगल दोष का निवारण, कुछ लोग मानते हैं कि 28 साल होने के बाद मंगल दोष स्वतः निरस्त हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता तब भी, क्योंकि जो इनका कार्य है वो ये करेंगे। और अगर 28 साल के बाद भी मतलब मंगल दोष तो रहता ही है तो उसके लिए भी आपको कुंडली मिलान करके ही शादी करनी चाहिए। विवाह और दाम्पत्य जीवन का विचार पुरुष के लिए नवांश कुंडली तथा स्त्री के त्रिशांश कुंडली से किया जाता है। अतः स्त्री का मंगल दोष का परिहार पुरुष की नवांश कुंडली से और पुरुष के मंगल दोष का परिहार स्त्री की त्रिशांश कुंडली से हो जाए तो सफल रहता है। यदि द्वितीय भाव में चंद्र शुक्र का योग हो या मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो तो केंद्र भावस राहु हो अथवा केंद्र में राहु व मंगल का योग हो तो मंगल दोष का परिहार होता है। बलयुक्त गुरु या शुक्र लग्न में हो तो वक्री, नीचस्थ,
हस्तगत अथवा शत्रुओं से युक्त मंगल होने पर भी मंगल दोष का परिहार होता है। यदि वर कन्या की कुंडलियों में परस्पर राशि मैत्री हो, 27 या इससे अधिक गुण मिलते हों तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। मंगल दोष का निर्णय कुंडली विशेष में सभी ग्रहों के पारस्परिक अनुशीलन के पश्चात ही करना चाहिए। सभी लग्न कुंडलियों में मंगल दोष का प्रभाव एक जैसा नहीं होता है। तो इसके उपाय के लिए हम लोग काफ़ी कुछ बताते हैं, जैसे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा प्रतिदिन करनी चाहिए, शिव जी की आराधना करें, शिवलिंग पर भी लाल फूल चढ़ाएं, शनिवार के दिन शिव की पूजा करें, या माँ पार्वती के साथ शिव और शक्ति दोनों की पूजा करें तो भी इस दोष में कमी आती है। मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, मंगलवार को मिठाई का वितरण कर का भोग लगा सकते हैं हनुमान जी को। तो मांगलिक दोष का निवारण करना 28 साल के बाद भी ज़रूरी होता है। और बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो हम लोगों में है और मंगल दोष के नाम से परेशान होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। आपका मंगल दोष एक व्हाट्सएप पे बड़ा अच्छा फॉरवर्ड आया था कि 9 ग्रहों में मंगल का क्या काम है। बोले काम ये है कि लाखों किलोमीटर दूर बैठ के यहाँ के लड़के लड़कियों की शादी में टांग अड़ाना और इस मंगल का कोई काम नहीं है। बड़ा अच्छा फॉरवर्ड था कि वो बेचारा वहाँ पे जीवन की खोज कर रहे हो और यहाँ जीवन ही अटका रखा है उसने। पहले शादी नहीं हो उसके लिए दुखी, फिर शादी हो जाए तो कैसे रहें उसके लिए दुखी। चलिए अब नेक्स्ट के लिए मैं बुलाना चाहूँगा रवि कुमार पारिक सीकर से। सर आप पधारेंगे मंच पे। कुछ नाम रह गया हो पत्रवाचन के लिए तो पारितोष जी को आप लिखवा दीजिएगा। फिर कल वाली लिस्ट हो गई है तो दूसरी बनाई है हमने। राम राम। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुरु। आवाज कम कर दी गई। नहीं आपकी आवाज नहीं अंगारिकाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। भगवान भौम को प्रणाम करते हुए मंगल दोष के बारे में चर्चा परिचर्चा ज्ञान और विज्ञान हम सब के पास कूट कूट के भरा हुआ है। अपन मुद्दे की बात करते हैं। सारे ज्योतिषी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि मंगल दोष के कारण से क्या क्या समस्याएं आ रही है और उनको अपन सारे मिलकर के एक राय कैसे हो सकते हैं, एक मत कैसे हो सकते हैं। हालांकि असंभव बात है कि ज्योतिषियों का एक राय होना और एक मत होना। अभी दीपावली के मैटर को लेकर के हमने जो किरकिरी करी है ना, वो आप सबको पता है कि क्या हुआ है, कैसे मार्केट में हम ज्योतिषियों के प्रति जो एक श्रद्धा और विश्वास का भाव था वो सारा का सारा हमारा खराब हो गया है। मेरे पास कोई भाई साहब आए, साहब ये देख के बताओ इसमें मंगल दोष है कि नहीं है। मैंने बता दिया भाई साहब इसके तो मंगल दोष नहीं है। और दूसरे किसी ज्योतिषी के पास गए, बोले साहब किस नालायक ने कह दिया मंगल दोष नहीं है, इसमें तो मंगल दोष है। साहब कैसे है, बोले साहब चंद्र कुंडली से 7वें भाव में इसके तो मंगल है। मांगलिक हो गया है, तो नीच मांगलिक है, निम्न मांगलिक है, उच्च मांगलिक है। कई लोग ऐसे हैं साहब कि शुक्र से 7वें भाव में है, शुक्र से 4th भाव में मंगल है, तो भी ये मांगलिक है। भाई साहब आगे वाले मांगलिक भी कम थे क्या? 24 घंटों में से 12 घंटे में जन्म लेने वाले जातक सारे मांगलिक होते हैं। और फिर हम इसमें अड़ंगा और उड़ा रहे हैं कि साहब चंद्र कुंडली में मांगलिक हो गया, शुक्र से मंगल हो गया। और इस विषय पर लेकर तो आपको पता ही है, अभी कुछ दिनों पहले जो कितनी बड़ी किरकिरी हुई है कि छोटे मोटे लोग तो कहते ही थे कि कुछ भी नहीं होता साहब, हमारे फला व्यक्ति का विवाह मंगलिक लड़का था और बिना मंगलिक लड़के के साथ कर दिया और कुछ भी नहीं हुआ, जीवन शानदार चल रहा है। और साहब पहले कौन जन्म कुंडलियां बनाया करता था, उनका जीवन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने सबने सुना होगा कि RK मार्बल वाले पाटनी साहब, उन्होंने क्या कहा था कि साहब हमने तो हमारी कुंडली मिलाई नहीं थी, बिना मिलाए हमारे तो बहुत बढ़िया, हमारा तो जीवन एकदम शानदार चला। और मैं एक बहुत बढ़िया ज्योतिष के पास गया और उनसे मेरे बेटे की मैंने कुंडली मिलवाई और उनका विवाह जीवन खराब हो गया। आप इस बात से सहमत हो गया? ऐसा होता है क्या? झूठ बोल रहे हैं ना? तो कहने का मतलब, और उसका इतना वायरल हुआ
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे इतना वायरल हुआ कि साहब ये ज्योतिषी उल्लू बना रहे, झूठ बोल रहे हैं। अब हमारी मजबूरी देखिए आप, मेरे पास एक जातक आता है, मेरे मतलब अपन सबके पास ही आता है कि साहब वो दामोदर जी बंसल का लड़का है और बहुत पैसे वाली पार्टी है और बहुत बढ़िया घर में जन्म लिया हुआ है और उसका लड़का मांगलिक है, आप मेरी बच्ची की कुंडली ऐसी बना दो कि मेरी बच्ची भी मांगलिक हो जाए। साहब दामोदर जी, ऐसी समस्या आती है कि नहीं आती बताओ। अब मैंने क्या किया, मैंने उसके बच्चे का जन्म 7 बजे का हो रखा था और मैंने उसको 5 बजे लिख दिया कुंडली में, और 5 बजे लिखने से वो मांगलिक हो गई साहब, बच्ची मांगलिक हो गई। दामोदर जी के पास गए, बच्चा मांगलिक है साहब, देखो बच्चा और बच्ची दोनों मांगलिक है, विवाह कर दीजिए। वो चले गए मनोज जी भाई साहब के पास, बोले साहब देखो मनोज जी इसकी कुंडली चेक करो, देखिए मांगलिक है कि नहीं है। बोले साहब बिल्कुल है, लड़का भी मांगलिक है और लड़की भी मांगलिक है, कहीं दिक्कत ही नहीं है, विवाह कर दीजिए। अब होता है लफड़ा स्टार्ट कि लड़का तो मांगलिक था, लड़की मांगलिक थी नहीं, आपस में तू में हुई, विवाह विच्छेद हुआ, संबंध विच्छेद होने की बात आई या अन्य कोई बातें आ गई। जब जाके साहब ज्योतिष तो झूठे हैं, मैंने तो साहब दामोदर जी से मिलवा ली और मनोज जी से मिलवा ली, गुरुजी चंद्रशेखर जी से मिलवा ली, यहाँ पर मौसा जी से मिलवा ली, किसी से भी कुंडली मिलवाओगे और जो टाइम मैंने 5 बजे उसका कर दिया तो सभी के सभी लोग उसको मांगलिक बताएंगे कि नहीं बताएंगे बताओ। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। दूसरी बात, नई नई चीजें, नए नए तर्क, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह यूट्यूब ने खाका खराब कर दिया। जो मन में है, शास्त्र संबद्ध बातें क्या है क्या नहीं है, अपन ऑथेंटिक कितने हैं कितने नहीं है। आप सब लोग देखो, आधे से लोग तो मेरे को जानते होंगे, आधे नहीं जानते होंगे, ये अपना अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान, ये जो जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से ऑथेंटिक एक संस्थान है और ये मानित ज्योतिषियों को बुलाते हैं। और बहुत से सम्मेलन ऐसे होते हैं जिनमें न कोई ज्योतिष की डिग्री है, न कोई डिप्लोमा है, न ज्योतिष से लेना देना है। फोटो खिंचवाने के चक्कर में साहब स्टेज पे आकर बैठ गए, अपने फोटो खिंचवा ली। ज्योतिष से उनका कहीं कहीं से ताल्लुकात नहीं है, ट्रिप कर रहे हैं और हर कुछ ऐसे वैसे करके सम्मेलन कर दिया। और वैसे लोग यदि वक्तव्य दे देते हैं साहब इतने साल में ये दोष खत्म हो जाता है, इतने साल में ये खत्म नहीं होता है, तो बहुत बड़ी हम सब के लिए एक संकट का विषय है। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो हम सबको एक अपना मंच बनाना चाहिए कि मैंने जो बात कह दी वही बात किसी दूसरा ज्योतिषी कहे तो बात में दम नहीं तो दम नहीं है। मैंने कुछ और तर्क दे दिया, किसी ने और दे दिया, तीसरे ने और दे दिया, चौथे ने और दे दिया, पूरा बंटा धार हो गया, ज्योतिष से विश्वास धीरे धीरे उठने लग गया है। अब हम सबको या तो शास्त्र संबद्ध बातें माननी पड़ेगी, जो शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा ही हमें चलना पड़ेगा, या फिर हमने जो अपने व्यवहारगत चीजें जो अपन ने करी है जीवन में उनको देखकर करना पड़ेगा। दूसरी मंगल में सबसे बड़ी समस्या आती है साहब, लोग बाग यजमान हमारे पास आते हैं, ये दैनिक व्यवहार की चीजें हैं कि साहब एक बात बताओ, आप कह रहे हो पहला भाव, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, और कुछ कुछ विद्वान तो 11वें भी मंगल मानते हैं। साहब 11वें में यदि जन्म हो गया, 11वें भाव में यदि मंगल है तो भी वो मांगलिक है। आधा मामला तो वही हो गया खराब। अब लोग कहते साहब आधे लड़कियां जब मांगलिक पैदा होते हैं तो इतनी मांगलिक लड़कियां कहां मिलेगी। अरे मेरे भाई, ये तो सोच, जब आधे में लड़के पैदा होते हैं तो आधे में लड़कियां भी तो पैदा होगी। ये तो हम सब की गलती है, हमने लिंगानुपात को कम किया है, हमने लड़कियों को जन्म ही नहीं लेने दिया। 20 समय ऐसा टाइम आ गया था कि लड़कियों का कन्या वध करते थे, भ्रूण वध करते थे, उसकी बदौलत आज 1000 पर 800 लड़कियां हैं एवरेज। लिंगानुपात घट करके हमारा 200 लिंगानुपात घट गया, बहुत बड़ी चिंता की बात है। पहले लोग क्या करते साहब, राजस्थान के लड़कों की शादी नहीं हो रही, बिहार से लिया हो साहब, यूपी से लिया हो साहब, कुछ भी नहीं मिला रहा, सीधी लड़की हम लिया है और उसका विवाह हो गया। और अब बिहार और यूपी में भी कम होने लग गई है। तो मांगलिक दोष में लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, दोनों समान रूप से पैदा होते हैं। हाँ, मैं ये कहता हूं मांगलिक दोष बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, मिलना चाहिए। और बहुत से भाई तो ऐसे भी बोल देते हैं कि साहब पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में यदि राहु आ गया तो भी मांगलिक है, यदि केतु आ गया तो भी मांगलिक हो गया, और शनि आ गया तो भी मांगलिक हो गया। अब बचाओ, कितना बचाओगे मांगलिक दोष से? आप परिहार कर सकते हैं, उपाय बता सकते हैं अपन, पर यह नहीं कह सकते कि इस लड़के के 8वें भाव में यदि मंगल है और लड़की के 8वें भाव में शनि आ गया तो साहब दोष का परिहार हो गया, कोई भी समस्या नहीं आएगी। ऐसा अपन नहीं कह सकते। बहुत से विद्वान कह देते हैं कि साहब इसका परिहार हो गया। विद्वान ही क्यों, एस्ट्रोसेज जो एप्लीकेशन है उसमें भी लिखा जाता है कि यह विवाह श्रेयस्कर नहीं है, और यह विवाह श्रेयस्कर है क्योंकि लड़की के भी अष्टम भाव में राहु आ गया है या शनि आ गया है।
अपने को अपने शास्त्र में इतनी बढ़िया व्यवस्था दे रखी है, यदि मांगलिक लड़का हमारे पास है और लड़की मांगलिक नहीं मिल रही है, टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। लड़के का अपन समी विवाह करवा सकते हैं, समी विवाह करवा करके और बिना मांगलिक या बिना मांगलिक लड़की के साथ उसका विवाह कर सकते हैं। यदि लड़की मांगलिक है तो उसका अपन कुंभ विवाह करवा सकते हैं, शालिग्राम विवाह करवा सकते हैं। इस प्रकार के उपाय कर करके अपन विवाह करवा सकते हैं, क्योंकि समस्याएं क्या आती है, द्विविवाह का योग हो जाता है साहब। दो विवाह होंगे, पहला विवाह खराब हो जाएगा और दूसरा विवाह सक्सेस रहेगा। दो विवाह का योग है तो साहब पहला विवाह तो अपन किसके साथ कराएंगे, सभी के साथ करवा दिया, शालिग्राम के साथ करवा दिया, या घट विवाह या कुंभ विवाह करवा दिया। ये करवा करके उसके बाद अपन विवाह करवाएंगे तो विवाह में कहीं भी अड़चन नहीं आएगी। मांगलिक दोष से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं साहब मांगलिक दोष के कारण से हमारे तो विवाह नहीं हो रहे बच्चों के। कोई दिक्कत नहीं है। यदि लड़का और लड़की दोनों में से कहीं दिक्कत आ रही है किसी को, यदि लड़का मांगलिक है तो लड़के का परिहार करवा करके उसकी पूजन करवा करके उसके बाद बिना मांगलिक वाली लड़की उसकी शादी करवा दो साहब। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे ग्रंथों में सारी मौजूद है। हम सबको एक रूप होना चाहिए, मंगल से डरने की जरूरत नहीं है। आधे लड़के मांगलिक है तो आधी लड़कियां भी मांगलिक है, और मांगलिक लड़का और मांगलिक लड़कियां मिलना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। भारी बात तो क्या है साहब, मेरे को तो ऐसा लड़का चाहिए जो एक ही हो अपने परिवार में। हमारे को तो साहब ऐसा घर चाहिए जहां पर झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली आती हो। हमारे को तो ऐसा परिवार चाहिए, सरकारी नौकरी लगा हुआ लड़का होना चाहिए, या ऐसा लड़का चाहिए जिसको बहुत सारा बैंक बैलेंस हो। इन कारणों से तो लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है। लड़कियां बहुत सी कवारी बैठी हुई है, 30 साल की 35 साल की लड़कियां हो गई, पर ये बहुत से कारण सरकारी नौकरी चाहिए। और लड़के मांगलिक हैं वो बाद में आगे की बात कि मांगलिक है कि नहीं मांगलिक है। इतनी सारी शर्तें पूरी होने के बाद आगे मांगलिक वाली शर्त अड़ जाती है। हाँ, एक बात जरूर है कि अपने को किसी से संबंध नहीं करना है तो बहाना अपन बना सकते हैं कि साहब तेरा तो लड़का मांगलिक है, मैं तो नहीं करूंगी। बहाना बनाने का काम सटीक है इसमें, परंतु मंगल दोष को इतना भारी हवा बना करके, और यदि कोई लड़का और लड़की की सेटिंग हो रही है तो उसको मेरे हिसाब से रोकना नहीं चाहिए। उसको परिहार करवा करके, उसका पूजन पाठ करवा करके उसका विवाह करवा देना चाहिए। अड़ंगे अड़ाने के लिए ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष समाधान बताने के लिए है। समाधान बता करके उसका ट्रीटमेंट बताओ, उसका इलाज बताओ, उसका काम करवाओ। बहुत से लोग दुखी होते हैं साहब, गालियां बकते हैं। बहुत सी लड़कियां हमारे पास आती है, लड़का पसंद आ गया गुरुजी, मैं तो उसी लड़के से शादी करना चाहती हूं, पर मेरे वो गुरुजी है ना, उन्होंने मना कर दिया कि वो लड़का मांगलिक नहीं है तो शादी नहीं कर सकती। बहुत दुखी होती है वो लड़की। ऐसे लड़कों के साथ तो बहुत ही होता है। इसलिए अपने को अड़ंगे नहीं अड़ा करके बीच का रास्ता निकाल करके काम को बनाना चाहिए। अंत में अपने वाणी को यही विराम देता हूं कि बाकी लोग और भी काफी होंगे। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया। दीपावली का आपने विषय बताया, बड़ा रोचक विषय था इस बार दीपावली का। जी, 31 और 1 तारीख को दीपावली को लेकर बड़ा विवाद था। समस्या क्या हुई कि वो 31 तारीख की दिवाली तो मना ली सबने, पर वो कैलेंडर पलटा ही नहीं। कैलेंडर पलटते जब पता चलता कि दिवाली 1 तारीख की है तो लोगों ने पलटा नहीं। सोशल मीडिया पर जो मैसेज आया वो मना लिया, उसके हिसाब से दिवाली मन गई। तो हम पंचांगकर्ताओं से लोगों ने पूछा कि रवि जी इतना विवाद हो रहा है, कैसा लग रहा है? मैं कहा यार मज़ा आ रहा है। मैं कहा मज़ा कैसे आ रहा है? बोले पहले मेरे फेसबुक पेज पे पहले 2000 फॉलोवर थे, 2500 हो गए होंगे। तो मैं कहा जब विवाद हुआ तो लोगों ने ढूंढा तो हमें फॉलो किया, पंचांग की सेल 400-500 और बढ़ गई है। तो मैंने कहा हम तो चाहते हैं कि ऐसे विवाद होते रहें और हमारे पंचांगों को विवाद में घसीटते रहो। तो जो नहीं जानता था वो भी जानने लगा है, और प्रचार बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। सबसे ज़्यादा दीपावली का किसी को फ़ायदा हुआ था तो वो हमें हुआ था, क्योंकि हम उसके सेंटर में थे। और एक कुछ जयपुर में हुआ था, उसके काउंटर में जब दैनिक भास्कर में अगले दिन खबर छपी थी ना, तो 14 पंचांगों की फ़ोटोग्राफ छपी थी। उस खबर में आपने देखी होगी, और लिखा था ये पंचांग इतना पुराना, ये पंचांग। उस 14 में से 9 पंचांग तो मेरे ही थे। तो अगर मैं शायद
1 लाख या 2 लाख भी देता पत्रकारों को तो मेरा इतना बढ़िया पब्लिसिटी नहीं होता। फ्री में पब्लिसिटी हुआ। तो मैं कहता हूँ कि ये विवाद जो हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था और हमारे लिए तो बहुत ही शुभ कर था। अगले दिन भास्कर में इतना बड़ा मेरा बाइट छपा, फिर उदयपुर में मेरा फ़ोटो छपा, पंचांग के फ़ोटो छपे। तो रवि जी ऐसे विवाद तो होते रहना चाहिए, क्योंकि रोक तो सकते नहीं हो। क्या इस विवाद को कोई रोक सकता था? तो वो क्या होता है कि आ रहे बैल मुझे मार, तो फिर आपको मैदान में कूदना ही पड़ता है। तो फ़ायदा बड़ा हुआ, लेकिन इससे एक फ़ायदा जो हुआ ना, मुझे जो लग रहा है शायद अगले साल होगा, लोगों की पंचांग कैलेंडर में आस्था बढ़ गई। लोगों में ऐसी आस्था बढ़ी है। खुद सिटी पैलेस ने 1 तारीख की दिवाली मनाई है। क्या ये मोबाइल नहीं देखते होंगे? क्या यहाँ सोशल मीडिया नहीं चलता होगा? लेकिन इनका ये था कि हम हमारे पैलेस के पंचांग में और कैलेंडर में दिवाली 1 तारीख है तो हम एक ही मनाएंगे। कुछ लोग धर्म पे टिके रहे और जो सोशल मीडिया से चल रहे थे उन्होंने 31 की मनाई। यहाँ भी शायद बहुत लोग होंगे जिन्होंने 31 की मनाई होगी, काफ़ी लोग होंगे। अगले साल भी तैयार रहिए 20 और 21 अक्टूबर के लिए। घमासान ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए सर पधारिए, अब मैं नइयों को बुलाता हूँ। फेसबुक फॉलो पर हमारे जोधपुर के मित्र हैं रमेश भोजराज द्विवेदी जी, कल नहीं आ रहे, उनका तबीयत खराब हो गया। उनका फेसबुक आईडी हैक हो गया था। ISIS आतंकवादियों ने हैक करके उनका पेज हो गया डिलीट। दोबारा पेज बनाया तो उन्होंने कहा रवि जी दीपावली विवाद के कारण मेरे 8000 फॉलोवर हो गए, वापस से मेरा अकाउंट नॉर्मल हो गया। तो सोचिए ये फ़ायदा तो किसी ने देखा ही नहीं हम लोगों का। उनके 8000 हो गए, मेरे 400-500 बढ़ गए। चलिए सर, अब नेक्स्ट के लिए मंच के बुलाना चाहूँगा रितु पारीक को मंच पे, नीतीश पुष्करना उदयपुर से, श्यामधर शास्त्री आ गए क्या? श्यामधर शास्त्री जी आ गए क्या? योगेश ओझा, योगेश ओझा जयपुर से, योगेश ओझा जी जयपुर से। कहाँ गए योगेश जी? मनोज गुप्ता जी जयपुर से, कीर्ति गुप्ता जी जयपुर से और मनीष शर्मा उदयपुर के हैं शायद। इस धूप को देखते हुए बार बार इस चश्मे वाले को धन्यवाद निकलता है। जहाँ भी हो भगवान उसको सुखी रखे। चलिए आ जाइए सब। फॉलो करते हैं आपको इंस्टाग्राम पे? चलिए स्वागत है सभी का। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मनोज गुप्ता जी जयपुर से। कल इन्हीं का लेक्चर है गीता पे, गीता ज्ञान या विज्ञान, और आज भी हम इन्हें सुनना चाहेंगे मंगल पे। इनका मंगल तो इनके साथ ही आया है। इसमें से 2 मेरी स्टूडेंट हैं, रितु पारीक और कीर्ति गुप्ता। जब मैंने जैन विश्व भारती का कोर्स चालू किया था तो ये मेरे पहले स्टूडेंट थे। तो बहुत खुशी की बात है मेरे स्टूडेंट मेरे सामने ही बैठे। आइए, आ जाइए सर। जय सनातन धर्म की। सबको बोलना चाहिए। हम ज्योतिषाचार्य हैं, हमारी एनर्जी इसी से आएगी। अगर सनातन को नहीं जानते, सनातन को नहीं समझते हैं तो ज्योतिष दूर दूर तक समझ में नहीं आएगी। आज का विषय है मंगल दोष।
मंगल दोष आखिर कुंडली में इतना महत्वपूर्ण है क्यों? लड़के और लड़की के विवाह के लिए क्या देखा जाता है? सूर्य और बृहस्पति, मंगल को देखते हो। मंगल दोष का आखिर कारण क्या है? कुंडली में वैवाहिक जीवन के लिए ही मंगल को उत्तरदायी क्यों ठहराया जाता है? पहले इसको समझना जरूरी है, तब जाकर हम ये समझेंगे कि आखिर मंगल दोष होता क्या है और इसका निवारण कैसे होगा। हमारी कुंडली डीएनए है, हमारा डीएनए है हमारी कुंडली। भौतिक शरीर तो हमारे सामने है, लेकिन इस शरीर के अंदर भी एक ऊर्जाओं का तंत्र है। ब्रह्मांड के 9 ग्रहों की ऊर्जाओं का एक कॉम्बिनेशन आपके साथ जुड़ा है। उस कॉम्बिनेशन को जानने समझने के लिए ही कुंडली का निर्माण होता है। और मंगल को महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर जो 9 तत्व हैं, पहला तत्व आत्मा का तत्व है, दूसरा तत्व मन का तत्व है और तीसरा तत्व जो शरीर का तत्व है और जिसे मंगल रिप्रेजेंट करता है। वैवाहिक जीवन 2 आत्माओं के साथ साथ 2 शरीर का मिलन भी होता है, इसीलिए थर्ड एलिमेंट को महत्वपूर्ण माना जाता है। आप मंगल के लिए माता पिता की कुंडली के अलावा, जैसे मान लीजिए पति पत्नी की कुंडली देख रहे हैं, तो अब बच्चों की और माता की कुंडली क्यों नहीं देखते? बच्चों की पिता की क्यों नहीं देखते? भाई बहनों की कुंडली क्यों नहीं देखते? भाई ये मांगलिक है, ये मांगलिक नहीं है, इनके आपस में नहीं बनेगी। पति पत्नी क्यों? क्योंकि थर्ड एलिमेंट का क्रिएशन यहां पर हो रहा है, इसीलिए मंगल को इंपॉर्टेंस दी गई है। और मंगल को इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि कुंडली के अंदर, जिसे हम काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं, मेष लग्न, पहला और 8वां ये घर मंगल का है। षडाष्टक बनाते हैं मंगल आपस में। किसी कुंडली के अंदर अगर मंगल षडाष्टक बना रहा है, इस ब्रह्मांड का थर्ड एलिमेंट है, और हम बात कर रहे हैं 2 फिजिकल रिलेशन की, तो मंगल को कैसे इग्नोर कर देंगे आप? इसीलिए हम जिन 2 शरीर के मिलन की हम इजाजत दे रहे हैं और उनसे जो संतति उत्पन्न होगी, जिस ऊर्जा का निर्माण होगा, उसका बैलेंस ठीक होगा या नहीं होगा, इस बात को समझने के लिए मंगल दोष देखा जाता है। विवाह संपन्न होगा या नहीं होगा, क्यों झगड़ेंगे, ये तो एक कारण है, समझ में आती है बात, लेकिन उसके पीछे का कारण भी तो हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए मंगल को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंपॉर्टेंस इसीलिए दी जाती है क्योंकि कुंडली के अंदर षडाष्टक वही लेकर के बैठता है। अगर दोनों की कुंडली के अंदर थर्ड एलिमेंट बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि हां, इनकी ऊर्जाओं से जो नई ऊर्जा का निर्माण होगा उसमें कोई किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। क्या यह कारण आप लोगों को पता है? बस हमें इतना सा पता, मंगल का पहला घर, चौथा घर, 7वां, 8वां और 12वें घर के अंदर मंगल है तो कुंडली मांगलिक हो गई। पर क्यों हुई मांगलिक भाई? चलो मान लिया लग्न से मंगल सप्तम को देख रहा है, 4th से भी सप्तम को देख रहा है, सप्तम में तो बैठा ही है, 12वें से भी देख रहा है, पर अष्टम से कहां देख रहा है सप्तम को? बताइए, अष्टम से कहां देख रहा है सप्तम को? वहां कौन सा लॉजिक लगाओगे? तो एक बात को समझिए कि पहला घर, केंद्र का पहला घर, पहला, दूसरा, तीसरा, ये ब्रह्मांड की 3 एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है हमारी कुंडली में। 4th, 5th, 6th ब्रह्मांड की दूसरी एनर्जी का क्रिएशन होता है हमारी कुंडली के अंदर। और 7th, 8th और 9th ये ब्रह्मांड की तीसरी ऊर्जा का कॉम्बिनेशन होता है। हर तीसरी ऊर्जा के बाद चौथा घर केंद्र को मिला हुआ है। इस कुंडली के निर्माण में बहुत बड़ा साइंस लगा है। पहला घर हमारा जो केंद्र का है, दूसरा घर भी केंद्र का है, तीसरा घर भी केंद्र का है, लेकिन 8वां घर इस ब्रह्मांड की 9 ऊर्जा, नवी ऊर्जा पूर्णता की होती है। ध्यान रखिए, पूर्णता की होती है। और 8वां जो एनर्जी का सोर्स होता है वो आपके कर्म बंधन का कंप्लीट एक लेखा जोखा होता है। इसलिए 8वें नंबर पर जो घर आया है उसे हमने यहां पर मांगलिक के रूप में देखा है। और 12th हाउस जो हमारा होता है ये हमारी पूरी यात्रा को कंप्लीट करके हमें नई यात्रा की ओर लेकर जाता है। इसलिए 12th हाउस को भी हमने मंगल से देखा है कि ये मंगल यहां पर बैठकर क्या प्रभाव देगा। यानी मंगल
इस शरीर की ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा से एक नई क्रिएशन जो आप करने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या महत्वपूर्ण रोल प्ले होने वाला है, इसके कॉम्बिनेशन को जांचने के लिए मंगल दोष देखा जाता है। मंगल दोष कोई ऊपर बैठा मंगल की वजह से नहीं है, आपके शरीर के भीतर की ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन है ये। इसके लिए मंगल को दोष मत दीजिए। हम 800 करोड़ लोगों के लिए मंगल एक ही है, किसी का खराब किसी का अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह से शाम तक 24 घंटे के अंदर 12 लग्न बनेंगे, 5 लग्न तो ऐसे होंगे ही होंगे ना जो मांगलिक होंगे, तो रोज मंगल दोष को लेकर के पैदा हो रहे हैं, तो ये दोष कैसे हो सकता है? ये क्रिएशन है, हमारी बॉडी, हमारी ऑरा, उसका क्रिएशन है। इस बात को साइंटिफिक आपको समझना पड़ेगा। हमारे शरीर की ऊर्जा का डीएनए होता है कुंडली। इसमें कैसे एनर्जी का सोर्स का एक कॉम्बिनेशन चलता है, किस तरह से काम करता है, इसको समझने का माध्यम ही ज्योतिष है। और ये विधा किसने बनाई है जानते हैं आप सब लोग? मैंने पिछली बार भी बोला था, ज्योतिष विधा किसने बनाई? ये 12 घर, 9 ग्रह, ये 27 नक्षत्र, ये यहां बैठ के यहां देखेगा, इसकी दृष्टि ये होगी, इसकी दृष्टि ये होगी, किसने बनाई? वो कौन विद्वान था जिसने इतना सारा कैलकुलेशन लगा करके इस विधा को बनाया? वो विद्वान थे भगवान गणपति। भगवान गणपति ने ही इस विधा को हमारे लिए दुनिया के सामने रखा। इसीलिए गणित से, यानी गणपति से पहले गणित बनी, और गणित पूरा कैलकुलेशन हमारा जो गणित का है वो ज्योतिष है। ज्योतिष में सारा कैलकुलेशन पार्ट है, और भगवान गणपति ने ही ये ज्योतिष विधा हमें दी ताकि हम अपने जीवन के अंदर इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का जो स्रोत है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, इसके कॉम्बिनेशन को हम समझ सके, पहचान सके। इसीलिए मंगल षडाष्टक होता है कुंडली के अंदर, इसीलिए मंगल को महत्वपूर्ण माना गया है। अब बात आती है कि मंगल दोष का परिहार देखते हैं हम। मंगल दोष का परिहार क्यों देखते हैं? भाई सूर्य अगर हुआ, राहु केतु हुआ, शनि हुआ, तो आपके मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। यानी एक कुंडली मांगलिक है और दूसरे की कुंडली में अगर इन्हीं घरों के अंदर सूर्य है, शनि है, राहु और केतु है, तो विवाह हो सकता है। ऐसा क्यों भाई? क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे भी जो कारण है वो समझ लीजिए। शनि की दृष्टि, यानी कुंभ राशि शनि की है, उसकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि भी मंगल पर है और उसकी 10वीं दृष्टि भी मंगल पर है। यानी कि न्याय का देवता शनि, जिसकी दृष्टि मंगल पर है, यानी वो मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करने की ताकत रखता है। इसीलिए अगर एक कुंडली में शनि है और दूसरी कुंडली मंगल से मांगलिक बन रही है, तो यहां उनकी ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन बैलेंस होगा। अब बात आती है सूर्य को क्यों? ध्यान रखिए, सूर्य की छाया है शनि। ये ज्योतिष का बहुत पुराना सिद्धांत है। सूर्य और शनि में दुश्मनी नहीं है, सूर्य की छाया है शनि, और छाया तो हमेशा हमसे विपरीत होती है। आप बैठे हैं, आपकी छाया फर्श पर है, आपके विपरीत ही तो है। इसीलिए कहा गया कि शनि और सूर्य की मित्रता नहीं है। मित्रता हो कैसे सकती है? छाया की और उस पदार्थ के ऊपर आपस में मित्रता हो कैसे सकती है? वो तो उसी की छाया है, उसी का प्रतिरूप है। और सूर्य काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लगन की कुंडली में सूर्य शनि की कुंभ राशि को देखता है, तो शनि की छाया है, मतलब सूर्य की छाया है शनि, शनि की दृष्टि है मंगल पर। इसीलिए सूर्य को और शनि को भी मंगल दोष के अंदर परिहार के रूप में देखा जाता है। अब बात आती है राहु केतु। राहु केतु छाया ग्रह हैं, और अगर शैडो कहीं आती है तो वो उसके प्रभाव को कम करती है। आपको यहाँ धूप लग रही है, अगर यहाँ शामियाना लगा दिया जाए, शैडो लगा दी जाए, आपको धूप कम लगेगी। तो मंगल की उसी एनर्जी को बैलेंस भी ये राहु और केतु भी कर सकते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। इसीलिए राहु केतु, सूर्य और शनि को मंगल दोष के अंदर परिहार के रूप में देखा गया है, ताकि आपकी ऑरा की एनर्जी किस जगह से बैलेंस हो सकती है। अगर बैलेंस हो सकती है तो ही इन दोनों की शादी होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की शादी का मतलब है फिजिकल रिलेशन और आने वाली संतति। ये क्रिएशन केवल पति पत्नी करते हैं और कोई रिश्ता नहीं करता। इसीलिए मंगल दोष केवल वैवाहिक जीवन में देखा जाता और कहीं नहीं देखा जाता।
दो भाई बहनों की नहीं बनती, आप मंगल दोष क्यों नहीं ढूंढते फिर आप? यार इनकी भी नहीं बनती आपस में भाई बहनों की, देखोगे दोनों मांगलिक, एक मांगलिक तो नहीं है, नहीं देखते आप, क्योंकि वहां ऐसा कुछ क्रिएशन होने वाला नहीं है। इसीलिए ज्योतिष सिद्धांत के अंदर हर चीज ऑथेंटिक है। इसकी गहराई में जब आप उतरेंगे तो आपको उसका कारण पता लगेगा। खाली इतना सा नहीं कि 1, 4, 7, 8 और 12 में मंगल है तो कुंडली मांगलिक होगी, ये तो 2 मिनट में किसी को भी सिखा दो, आप किसी को भी सिखा दो कि 2 मिनट में मांगलिक कुंडली कैसे देखी जाती है। पर यही क्यों मंगल, यही मंगल होने से कुंडली मांगलिक क्यों? विवाह में मंगल दोष को ही क्यों देखा जा रहा है? और शनि, सूर्य, राहु, केतु ही मंगल दोष का परिहार क्यों कर रहे हैं? ये बात ऑथेंटिक जब आप लोगों के सामने रखेंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। अरे पंडित जी क्या होता है मंगल दोष को देखने से, हम तो वैसे शादी कर ली हमने। अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन उनको बता दीजिए कि आपकी एनर्जी का कॉम्बिनेशन अगर मिसमैच कर रहा है तो आगे क्या दिक्कत होगी इसका अंदाजा आपको नहीं है, इसलिए पहले कॉम्बिनेशन मिला लीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे हमारे एक विद्वान ने कहा था कि भाई कुंडली आती है, वो कहता है पंडित जी मांगलिक कुंडली बना दो जी। मांगलिक कुंडली बना दी और बनाने के बाद में कुंडली दे दी। पंडित जी ने कहा जी कुंडली बिल्कुल मैच करी, शादी कर दो। शादी के बाद प्रॉब्लम हुई, फिर कहता पंडित जी आपने तो ऐसा किया था। तो क्या हमारा ज्ञान इतना छोटा है कि हम किसी के समय को परिवर्तित करके अगर कुंडली बनाई जा रही है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कुंडली गलत है सही है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास आज तक जितनी भी कुंडली मिलान के लिए कुंडली आती है, मैं उतनी फीस लेता हूं उनसे जितनी कुंडली देखने की लेता हूं, लेकिन उनको ये बताता हूं कि इस लड़की और इस लड़के में ये गुण दोष हैं, मैच कर लो, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो कुंडली गलत है। कहां छिपाओगे आप बात को? लग्न बदल दिया, लग्न के साथ आपके विचार आचार सब कुछ नहीं बदलेगा, आइडेंटिफाई नहीं होगी चीज। एक व्यक्ति आए थे मेरे पास में अपनी बेटी की कुंडली लेकर के, मेरे को कहा जी ये देखो कुंडली मिलान करनी है। मैंने कुंडली मिलान देखा, मैंने कहा एक बात बताता हूँ आपको, इसका जो बिजनेस या जो भी प्रोफेशन ये कर रहा है, इसको आमदनी कुछ ज़्यादा नहीं है, 10-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, इसको आमदनी में दिक्कत आएगी। तो वो कहता नहीं जी मैं देख के आया था, किसी सीए फर्म में काम करता है, 60-70 हज़ार रुपये मिलते हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा कुंडली ये नहीं बोल रही है कि 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला इंसान है, आप अच्छी तरह चेक कर लेना। ये कुंडली ये कहती है कि इस व्यक्ति के अंदर ये खूबी, ये कमी है, इसका व्यापार इस तरह से है, अब ये चीज़ें मैच कर लो, अगर मैच करती है तो आप समझने कुंडली सही है। अब होता है ना कि लड़की का बाप है, बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता मिल रहा है, तो आदमी इतनी डेप्थ में जाता नहीं है, कर दी शादी। 6 महीने बाद आए मेरे पास, बोलते हैं जी लड़की घर आ गई। क्या हुआ? बोले उस लड़के की तो पहले से एक शादी हो रखी थी। मैंने कहा मैंने आपको कहा था कि कुंडली बताती है कि ये व्यक्ति, ये बच्चा ज़्यादा नहीं कमाता, लेकिन अगर ज़्यादा कमा रहा है इसका मतलब कुंडली ये नहीं है, इसका दशम भाव ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड अगर होते हैं तो उसको भी पकड़ने का तरीका हमारे पास होना चाहिए। लड़के और लड़की की कुंडली के अंदर उनके गुण क्या हैं, उसकी पर्सनालिटी क्या है, ये उनको बताइए। अगर ये बच्चों से मैच कर रही है, भाई दोनों में से एक तो उनका बच्चा है ही ना, या तो लड़का है लड़की, दोनों में से एक तो उनका है ही। जब आप उनके बच्चे के बारे में बता रहे हो और वही बता रहे हो जो वो है, तो जो लड़की के बारे में बता रहे हो वो भी तो वही होगा। और जब वो रिश्ता देखने जाएंगे और वहाँ उनको ये बात मिलती है, मैच करती है, तो क्यों नहीं ऐसा पता लगेगा कि कुंडली सही है या नहीं है? हमेशा कुंडली मिलान के अंदर दोनों बच्चों का व्यक्तित्व उनके सामने रखो कि ये व्यक्तित्व इनका ये है। कुंडली बेशक मिलती है, खाली कुंडली में हमने देखा कुंडली मिलती है बोल दिया, नहीं, इसका व्यक्तित्व ये है, ये ससुराल में किस तरह का बिहेव करेगी, इसके बोलने का तरीका क्या है, इसकी सोच क्या है, ये बिजनेस कर पाएगी नहीं कर पाएगी, नौकरी कर पाएगी नहीं कर पाएगी, संतति कैसी होगी, माँ बाप के साथ इसके रिश्ते कैसे होंगे, सास ससुर के साथ कैसे होंगे। आप उनके सामने खुली किताब रखिए। अब बोलिए अब आपके लिए अगर ये लड़की ठीक है, आपके परिवार में मैच करती है तो अब आगे बढ़ो, नहीं अगर मैच करता है तो इसका मतलब है कि आपको नहीं बढ़ना है। अगर राहुल गांधी की कुंडली किसी 4th क्लास व्यक्ति की बेटी से मिलेगी तो राहुल गांधी शादी कर लेगा क्या? बहुत अच्छी कुंडली मिलती है जी, 36 गुण मिलते हैं, वो अपने स्टेटस भी तो देखेगा। स्टेटस कैसे बताओगे? कोई नकली सोफा ला करके और किराए का मकान लेकर तामझाम दिखा रहा है, धोखा होता है ना ऐसा भी। तो जो कुंडली आपके सामने आई है उस कुंडली के अंदर डेप्थ में जाकर ये बताओ कि ये चीज़ें भी इसके साथ होनी चाहिए, क्या इसके साथ मैच कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि जैसे ही आप लग्न बदलोगे सब कुछ बदलेगा। इसीलिए मंगल दोष
ये कोई कथा कहानियों का किस्सों का हिस्सा नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके आने वाली संतति, आपके परिवार, आपके वंश वृद्धि का एक इतना अच्छा डीएनए टेस्ट है जिसको करके अगर आप बढ़ते हो तो आपके नुकसान होने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है। और इससे ज़्यादा कोई महत्व नहीं है इसका। बाकी फिर आपकी जो इच्छा, जैसे कहते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये खाना चाहिए, मत खाओ, पिज़्ज़ा बर्गर ही खाते रहो, एक न एक दिन तो शरीर खराब होगा। उसी तरीके से अगर नहीं मानते आप कुंडली के बारे में मत मानो, या तो शादी बिगड़ेगी या शादी के बाद संतति बिगड़ी हुई पैदा होगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन गलत है। हो सकता है उन दोनों की शादी के अंदर दोनों अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ आपस में मैच करके आगे चला लें, मंगल दोष होने के बाद भी, लेकिन उनकी संतति ऐसी होगी जो उनका जीना दुभर कर देगी। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि जी हमने तो कुंडली मिलान करके शादी नहीं करी, हमारे तो 25 साल से बढ़िया शादी चल रही है, उन दोनों की कुंडली और उनके बच्चों की कुंडली साथ रख के देखना और बच्चों का भविष्य पूछ लेना। आपको उस मंगल दोष का सेकंड पीढ़ी के अंदर कहाँ जाकर उसका रिजल्ट मिला है आपको पता लग जाएगा। इसीलिए डीएनए टेस्ट है, और इस डीएनए टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से करके बोलो, आपकी बात कभी भी असत्य साबित नहीं होगी, मेरी गारंटी है। आप सब ने इतनी देर से बड़े धैर्य से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंगल पे आपने बहुत बढ़िया कहा। मंगल का जो एकमात्र श्लोक पाया जाता है जो सबसे प्रचलित है, चलन में है, कौन सा वो, लग्ने वेज पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाशक। अब इस श्लोक में भी एक विवाद है, कन्या और भर्ता आपस में मैच नहीं करते। कन्या विवाह में स्त्री की पहले संज्ञा होती है, कन्यादान के पहले, और भर्ता जो होती है पुरुष की बाद में संज्ञा होती है विवाह के बाद। तो अब विवाह का तो इस श्लोक में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन इसमें और रिसर्च की ज़रूरत है, और भी कुछ पाया जाता होगा। तो बड़े बड़े विचार हैं, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि अगर मंगल का दोष इस पीढ़ी में नहीं मिला तो अगली पीढ़ी में मिलेगा, कहीं ना कहीं हमें मिलेगा ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब नेक्स्ट में मैं बुलाना चाहूँगा हरी जी शर्मा दिल्ली से, हरी शर्मा दिल्ली। सबसे निवेदन है, आप लोग जो इधर बैठे हैं, हाँ, 12:15 बजे आप सब अपनी चेयर इधर ले आएंगे। महाराज कुमार साहब के आने का प्रोग्राम है 12:30 बजे, तो ग्रुप फोटो होगा आप सभी के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपन सब व्यवस्थित अनुशासन में दिखाई दे, ना आधे इधर दिखाई दे ना आधे इधर दिखाई दे। तो आप 12:15 बजे सब इधर आ जाइएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। हाँ हाँ बेटा, 12:15 बजे आप बिना कहे सब इधर आ जाइएगा। आइए सर, 20 मिनट है आराम से, क्योंकि वो 12:30 बजे उनका शेड्यूल है आने का। बिल्कुल, उससे पहले सब लोग सामने शिफ्ट हो जाइएगा। गणाधिपतये नमः। गणेश जी महाराज को सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं, और एकलिंग जी महाराज की जय। और गुरुदेव चंद्रशेखर जी को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। मंच पर विराजमान विद्वान लोगों को मेरा प्रणाम, और मेरे सामने दूसरे विद्वान लोगों की कैटेगरी जो मंच पर आती जाती रहती है उनको भी मेरा बहुत प्रणाम। मांगलिक मांगलिक मांगलिक, मेरे उत्तर भारत के करोड़ों माता पिता ये मांगलिक मांगलिक, मेरा बच्चा मांगलिक है कि नहीं है, मेरी लड़की मांगलिक है कि नहीं, ये सब मांगलिक मांगलिक करते रहते हैं। मांगलिक के अलावा भी और कुछ कुछ होता है जिसका थोड़ा सा मेंशन किया मनोज जी ने। तो हमको सबसे पहले मैं बहुत ज्ञान नहीं दूंगा इस बारे में कि ऐसे वैसे कैसे, वो सब आपने सुन लिया मनोज जी से और बहुत सारे वक्ताओं से। तो पहले 1, 7, 8 को पकड़ लीजिए। 1, 7, 8 उसमें मैलेफिसेंस ज़्यादा होगा। 2, 4, 12 में मंगल गया, मैलेफिसेंस कम होगा। अब आपको क्या करना है कि मंगल को 7 अवस्थाओं में डिवाइड करना है। मंगल को डेबिलिटेशन में ले जाइए, और उसके बाद में मंगल को एनिमिकल मोड में ले जाइए, उसके बाद में न्यूट्रल राशि में ले जाइए, फ्रेंडली राशि में ले जाइए, ओन राशि में ले जाइए, ओन में, उसके बाद मूल त्रिकोण और फिर एक्सॉल्टेशन में ले जाइए।
डेबिलिटेशन में सबसे ज़्यादा तकलीफ दह स्थिति पैदा होगी। उसके बाद ये जो सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, एक्सॉल्टेशन में मंगल होगा 1, 7, 8 के अंदर, तो प्रॉब्लमेटिक इशू कम होगा। तो मंगल को 7 अवस्थाओं में आपने मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स में 1, 7, 8 डालना है और मैट्रिक्स में जो मंगल की अवस्थाएं हैं वो डालनी है कि डेबिलिटेशन में है। अपने एनिमी के राशि में, आपको भी मालूम है एनिमी के घर में कोई खुश होता नहीं है, और अपने एक्सॉल्टेड के अंदर यहाँ बैठा दिए तो बहुत ही खुश होंगे, खुश प्रसन्न अवस्था के अंदर फोटो भी खींच रहा है, सब कुछ है, तो ये एक्सॉल्टेशन अवस्था है। तो एक्सॉल्टेशन अवस्था में होगा तो मांगलिक का इन्फ्लुएंस कम होगा। ऑन ए स्केल ऑफ दैट, इफ यू कंटिन्यूसली go into that calculative part, you would know how much percentage a manglik would be. The same way do it for 2, 4, 12. 2, 4, 12 के लिए भी वही मेथोडोलॉजी आपको अपनानी है। आपको देखना है कि 2, 4, 12 में डेबिलिटेशन में है तो मैलिफिसेंस 1, 7, 8 के मुकाबले कम होगा, 1, 7, 8 के मुकाबले कम होगा। और उसके बाद में वो एनिमिकल में उसके थोड़ा और मैलिफिसेंस कम होगा तो न्यूट्रल में, फिर फ्रेंडली में, फिर ओन राशि में, फिर मूल त्रिकोण राशि में, और फिर एक्सॉल्टेड राशि के अंदर तो बहुत मिनिमल मैलिफिसेंस होगा। तो ये मैट्रिक्स आपको बनाना है। आप कुछ भी फिगर लीजिए, लेट से आप मंगल का जो मैलिफिसेंस है, इफ इट इज इन डेबिलिटेशन, लेट से आप 48 लेते हैं या 34 लेते हैं या 24 लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको घटाते जाना है, घटाते जाना है, घटाते जाना है, और जब वो अपने एक्सॉल्टेशन में चला जाएगा तो मैलिफिसेंस घट जाएगा, उसको कैलकुलेटिव पार्ट में ले जाइए। इस प्रकार से हमको लगन से और फिर उसका 50% चंद्रमा से, सेम मेथोडोलॉजी, और उसका 50% फिर शनि वीनस से, शुक्र से देखना है। इन तीनों से देख लिया, उसका टेबुलेशन को हमने अलग निकाल के रख लिया। उसके बाद में फिर शनि को पकड़िए, राहु को पकड़िए, और उसके बाद में सूर्य को पकड़िए। सूर्य क्रूर है, शनि राहु का मैलिफिसेंस कैटेगरी मंगल के मुकाबले कम होगा। अगर हम मांगलिक का बात करेंगे तो शनि, राहु और सूर्य और मंगल, इन 4 को जब मिला के हम ये कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे, उसी प्रकार से शनि का करना है आपने। 1, 7, 8 में होगा तो ज़्यादा मैलिफिसेंस होगा। 1, 7, 8 में अगर वो एरीज में चला गया तो मैलिफिसेंस बहुत ज़्यादा होगा। 1, 7, 8 के अंदर अगर वो लिब्रा में चला गया, तुला में, तो मैलिफिसेंस कम हो जाएगा। वो मैट्रिक्स को हमने बनाना है। वो मैट्रिक्स के बनाए बिना आप कुछ भी अद्भुत तरीके से बता नहीं सकते कि कितना % मांगलिक है। नहीं तो पंडित जी के पास जाएंगे मंदिर को, वो बोल ऐसे गर्दन घुमाएंगे, घोर मांगलिक है। उनको खुद नहीं पता बेचारों को घोर मांगलिक क्या होता है, आंशिक मांगलिक है, इतना मांगलिक है। ये सब ऐसे करके ये विधा ऐसी रहती है। अड़बड़ विद्या खड़बड़ ज्ञान है ज्योतिष। तो इसको बहुत ही अच्छे से प्रतिपादित करना है। आपको शनि को, राहु को, सूर्य क्रूर है उसको भी पकड़ना है। तो मंगल के रिलेशन में 75% मैलिफिसेंस सूर्य क्रिएट करेगा और राहु क्रिएट करेगा, और 50% मैलिफिसेंस सन क्रिएट करेगा। आप ये बिल्कुल मत मानिए कि अगर हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष नहीं क्रिएट हो रहा है, द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, 1, 7, 8, 2, 4, 12, 7 अवस्थाओं में करके मैट्रिक्स बना के उसको आपको निकालने के बाद किसी के लड़की के या किसी के पुत्र के या उसकी पुत्री के मंगल का दोष नहीं है, परंतु शनि, राहु और सूर्य मैलिफिसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैलिफिसेंस नहीं है। ये मंगल मांगलिक दोष का बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड पाप साम्य। साम्य मीन्स बैलेंसिंग। दोष साम्य, दोष का साम्य मीन्स बैलेंसिंग फैक्टर। वो जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो कैसे काम करता है आपको ये निकालना है। बट फाइनली आप ये पाप साम्य, दोष साम्य निकाल लें, बट it does not constitute more than 10% weightage of the entire malefic process. कुंडली के मिलान में ये सब चीज़ें 10% से ज़्यादा वेटेज नहीं रखती है। लड़की का, लड़के का आपस में कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका फाइनेंशियल प्रूडेंस, उनके सोचने का तरीका। आज की तारीख में जो फीमेल का फाइनेंशियल प्रूडेंस है वो इस खतरनाक गति से बढ़ रहा है। लड़की की माता पिता भी और उसके बहन वहन ये कहते हैं अरे छोड़ो ना, तेरे पे इतना पैसा है, तो 50 लाख का पैकेज ले रही है, भाड़ में जाए। कोई पेशेंस लेवल खत्म हो गया। ये पेशेंस लेवल देखना है, संतति होगी ये देखना है, सामंजस्य रहेगी ये देखना है, घर के लोगों से प्रेम करेगी ये देखना है, और पेशेंस लेवल थोड़ा हाई होगा ये देखना है। बहुत सारा चीज़ आपको इसके अलावा भी जो मिलान करना होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 90%। इसलिए जैसे मनोज
जी ने बोला, एक मेंशन किया कि आपको ओवरऑल कुंडली को देखना है, डिस्कस हाउ एग्जैक्टली योर बॉय और गर्ल इज गोइंग टू बी, व्हाट इज देयर पेशेंस लेवल, व्हाट इज देयर इवेंचुअली द फ्यूचरिस्टिक अफेयर ऑल टुगेदर। लड़की को, मेरे पास बहुत केस आते हैं, आप सब लोगों के पास बहुत केस आते हैं, लड़की कहती है मुझे फॉरेन जाना है, लड़का कहता है मुझे फॉरेन कंट्री जाना ही नहीं है। कर लो जी, हो गई शादी के बाद बज गया बैंड, लड़की चली गई, खेल खत्म, पैसा हजम। तो ये सब चीज़ों को ऐसा प्रकार से मिलान करना होता है। ये पाप साम्य को, दोष साम्य जो मैं बोल रहा हूँ, 4 प्लांट को लेके मैट्रिक्स बना के देखना है। और इसके अंदर ये समझ लीजिए कि अगर कुशन 10% से ज़्यादा हुआ पाप साम्य के परसेंटेज का, तो ये तकलीफ दे स्थिति पैदा करेगा। मंगल होना खराब नहीं है, मंगल एनर्जी है, ये खराब नहीं है। ये मांगलिक दोष के जो माता पिता ये मांगलिक दोष नहीं करेंगे, अरे मंगल भैया एनर्जी क्रिएट करता है, एग्जीक्यूटर है, बहुत ही सुपर क्लास एग्जीक्यूटर है, इसलिए मंगल होना अच्छा बात है, बट उसमें उसका बैलेंसिंग होना जरूरी है। इसीलिए वो पाप साम्य हमें देखना चाहिए मंगल से, शनि से, राहु से और सूर्य से, तब जाके हमको पता चलेगा। उसके अलावा 90% मैचिंग जो है वो 90% मैचिंग है कि आपको मैंने बताया दोनों की पढ़ाई लिखाई है, उनके फाइनेंशियल प्रूडेंस है, उनके आपस में विचार है। मेरा मन तो करता है बहुत घूमने का, मेरी पत्नी का बिल्कुल नहीं करता घूमने का, मैं वापस जाता हूँ, रोज लड़ाई होती है। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ये प्रकार की चीज़ें हैं। अगर दोनों का मन करता है कमाने का, दोनों का मन करता है नौकरी करना है, दोनों का मन करता है घूमना है, दोनों का मन करता है कि हफ्ते में 2 दिन बाहर खाना खाने जाना है, देन थिंग्स आर फिनोमिनली गुड, दे आर एक्सीलेंट, दे विल नेवर हैव ट्रबल्स। बट इफ दे आर पोल्स अपार्ट, एक इधर है एक उधर है, एक का सोच इधर है एक का उधर है, तो झगड़ा होना ही होना है। इसलिए कुंडली को विवेचना करना है, बहुत सारे एंगल से करना है विवेचना, तब जाके मैचिंग प्रोसेस को टिक लगाना है। आपको कभी 1 टिक लगाना है, कभी 2 टिक लगाना है, कभी 3 टिक लगाना है, दैट दिस इज अ गुड मैच वेयर बाई जो स्थिति है। अब हम मूवेबल फिक्स्ड ड्यूअल मोड को ले जाते हैं, FEAW में ले जाते हैं, फायर एयर अर्थ वाटर में ले जाते हैं, नाना प्रकार की चीज़ों पे उसको फिल्टर कर लीजिए। मांगलिक दोष को 10% वेटेज दीजिए, उससे ज़्यादा टेंशन करने का नहीं है। पाप साम्य का क्वेश्चन निकाल लीजिए, परसेंटेज निकाल के 10% से ज़्यादा हुआ तो देखिए ज़्यादा मैलिफिसेंस तो नहीं हो रहा है। दैट्स इट, एंड इट सच ए सिंपल थिंग। ऑफ कोर्स इट इज ए DNA, द पाप साम्य इज ए DNA वेयर बाई अपने आप ही पता चल जाएगा आपको। आप शनि को, राहु को और सूर्य को और मंगल को लगा के मैट्रिक्स बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ऑल कम मेक ए मैट्रिक्स एंड मेक इट आउट दैट कैसे काम करती हैं चीज़ें। आई एम प्रीटी श्योर दैट आपके जो 3 टिक लगेंगे ना कि दिस मैच इज परफेक्ट, वो बहुत ही अद्भुत काम करेगा, बहुत ही सटल काम करेगा, एंड पीपल विल कम टू यू फिनोमिनली। थैंक यू सो मच। रवि पारिक सीकर से, मनीष शर्मा उदयपुर से, प्रणव कुमार दास छत्तीसगढ़ से, अवनेंद्र मित्तल जयपुर से, विजय महाजन महाराष्ट्र और अभी जी महाराष्ट्र से। आ जाइए इधर, हमारे पास 15 मिनट है, एक और पत्र वाचन हम ले लेंगे जब तक, फिर देखते हैं आगे का। आइए, अब लेक्चर के लिए कौन था? आइए आइए। आइए सर, आपका आदेश मांग लिया है। मनीष जी आ गए क्या? अच्छा ठीक है। और दामोदर बंसल जी, चलिए हम चेंज कर देते हैं। दामोदर बंसल, दामोदर जी कंफ्यूज हो गए। आइए दामोदर जी। हाँ हो गया। चलिए
अब नाम आपने लिखा रखे हैं मुझे लेक्चर के लिए। मंजीत कौर को बुलाऊंगा लेक्चर के लिए। मंजीत कौर, जिन्होंने कल बोल लिया था उनको हम अभी होल्ड पे रखेंगे, जो कल नहीं बोल पाए थे उनको पहले प्रायोरिटी देंगे। ना, आज का टॉपिक है मंगल योग या मांगलिक योग। मांगलिक योग, अब आज के टाइम पे हम देश काल पात्र को अगर हम देखें तो 80% कुंडली में हमें ये योग दिखता है। क्योंकि अगर हम मंगल को अगर हम लें, मंगल हमारा क्या है? पराक्रम है, साहस है। और दूसरा पराक्रम है, साहस है। दूसरा, मंगल प्लैनेट को हम एज अ सोल्जर लेते हैं, सेनापति लेते हैं। तो मंगल की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से मंगल दोष हम ज़्यादातर देखते हैं लगन 4, 7, 8 और 12 हाउसेस में। अगर मंगल इस भाव में बैठा होता है तो हम कहते हैं वो मांगलिक दोष है। मगर इस भाव में बैठने से क्या वो दोष वाकई में लगता है? इन घरों में अगर मंगल बैठता है तो वो वहाँ की एनर्जी को इन्हेंस कर देता है। मतलब कि मंगल इतना एक्टिव प्लैनेट है, वो हमारे अंदर हमेशा ही एक्टिव रहता है। अगर हमारा मंगल एक्टिव नहीं रह पाएगा तो हम चल के भी शायद ना आ पाए। हमारे अंदर डाइजेशन जो है, अग्नि है, डैट इज़ अ मंगल, तो उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बट क्या ये वाकई शादी में इतना प्रॉब्लमेटिक होता है? मोस्ट प्रॉब्लम हमारी शादियों में कहाँ से आती है? 3rd and 5th हाउस से। बिकॉज 3rd हाउस और 5th हाउस हमारे सोच विचार को प्रेजेंट करता है। वहाँ पे हमारा अगर थॉट प्रोसेस नहीं मिलता है तो शादियों में प्रॉब्लम आती ही आती है। एजुकेशन आपका नहीं मिलता है, आती ही आती है। आजकल मोस्ट ऑफ द प्रोफेशन क्यों अच्छे चलते हैं? अगर डॉक्टर के साथ शादी करता, उनकी शादियाँ चल जाती हैं। अगर सेम प्रोफेशन में शादी नहीं होगी, नहीं चलेगी शादी। बिकॉज वो समझ ही नहीं पाते कि उस प्रोफेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, कि उनको रात को भी जॉब करना है, सुबह भी जाना है। जब अगर डॉक्टर के साथ शादी करता है तो वहाँ पे चल जाती है। पर आज का टॉपिक मंगल योग है, तो मैं इस पे सबसे ज़्यादा पॉइंट जो मैंने कई कुंडलियों में देखने के बाद बता सकती हूँ कि अष्टम का जो मंगल होता है वो वाकई ही विचारणीय होता है। बाकी मंगल का परिहार है, क्योंकि अगर सेम जातक की अगर वाइफ है या हस्बैंड है, उनके स्पाउस की कुंडली में जैसे कि सबने ही बताया सूर्य है, राहु है, शनि है, अगर वहाँ पे वो प्लैनेट्स हैं तो उसका परिहार हो जाता है। क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं। दोनों प्लैनेट की एनर्जियाँ मैच करती हैं। बट जो अष्टम का मंगल है वो वाकई ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है? क्योंकि वो सप्तम से 2nd हाउस में आता है। शादी का घर आपका सप्तम है और आपका अष्टम घर आपका ससुराल हो जाता है। वहाँ पे वो मंगल जरूर डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर उस पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है तो। वहाँ पे अगर शुभ दृष्टि है, डेफिनेटली थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी, टाइम निकल जाएगा, डिवोर्स में या कोई विधुर योग नहीं बनेगा। मगर अष्टम में अगर मंगल बैठा है, दशा आने पे वो डेफिनेटली ही वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। कब और किसकी दशा आएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? हर दशा में वो नहीं क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। वो जब आपकी सप्तम से अष्टम की दशा आएगी, मतलब आपकी 2nd हाउस की दशा आएगी जातक की, तब मांगलिक योग एकदम ही फलित हो जाएगा, अष्टम का मांगलिक। क्योंकि वो हमारा सप्तम भाव हमारा विवाह का घर है और वहाँ से हमारा जो हमारा स्पाउस है अष्टम हो जाता है 2nd, वो उसकी आयु को दर्शाता है। उस दशा में मैंने वाकई ही कई कुंडलियों में देखने के बाद देखा है वहाँ पे सेपरेशन है ही, चाहे विधुर योग हो या डिवोर्स हो। अगर D9 और चंद्र कुंडली से भी आप एक बार कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। चंद्र कुंडली और D9 में भी अगर सेम योग बन रहे हैं तो 101% डेफिनेटली उसका कोई परिहार नहीं है। आप किसी भी एज में शादी कर लें, बिफोर 28, आफ्टर 28, ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। एक ही मेन चीज़ है दशा। अगर 2nd हाउस की दशा मिल गई तो आपका वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ही। वो प्रॉब्लम आपको धन भी दे के जाएगी। डिवोर्स हो रहा है, आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा, पति जा रहा है, उसकी जायदाद मिल जाएगी, क्योंकि वो आपका
धन भाव भी है। तो डेफिनेटली वहाँ से आपको दो तरह की पीड़ा, एक खुशी भी है और वहाँ से आपको एक दूसरी पीड़ा भी मिलेगी। तो दशाओं का बहुत ज़बरदस्त गेम है। मैंने कई कुंडलियों में देखा है अष्टम भाव में बैठा है मंगल, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, क्योंकि सेकंड हाउस की दशा नहीं आई, अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ सेटल्ड है बेसिकली। और जितने भाव हैं 3 और 5 भाव बहुत ही अच्छे हैं, शुभ ग्रह दृष्ट हैं, पीएससी कनेक्शन में अच्छे हैं, थॉट प्रोसेस मिल रही है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। इसी तरह से सूर्य भी हमारा ग्रह विषेद है, अगर सप्तम में सूर्य भी बैठे हों वहाँ पे भी डिवोर्स के बहुत चांसेस बन जाते हैं, यह भी देखे हैं। तो कुंडली मिलान के लिए डेफिनेटली मंगल आप जरूर देखें, उसके जो और पैरामीटर्स हैं देश काल पात्र को देखते हुए हमें लगन को, उस जातक की आयु का मैच, 11th हाउस, उसका इनकम देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये घर ये चीज़ सॉलिड होता है तो थॉट प्रोसेस आप चेंज करके शादी चला सकते हैं। इट इज़ मोर ओवरऑल काउंसलिंग कि आप थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा अपने स्पेस दो स्पाउस को, तो वो दशा निकल जाती है। बट जो मांगलिक योग में हम कहेंगे अष्टम का मंगल को ज़रूर एक बार चेक कर लें, वहाँ पे इसका परिहार नहीं होता अगर दशाएं आके मिल जाती हैं। बस मैं इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच। कोई गलती हो तो क्षमा याचना। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट बुलाऊंगा दामोदर बंसल जी को। सर आइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय, मेरे सामने ज्योतिष जगत के देदीप्यमान ग्रह कह लो, नक्षत्र कह लो, और सबसे बड़ी बात मेरे साथी सभी को यथा योग्य नमन, प्रणाम, अभिवादन और स्वागत है। देखिए, मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ। मंगल और दोष, हम दोष ही दोष क्यों बोल रहे हैं? इस दोष को हम योग बोल दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा कुछ फर्क? दोष बोल के जो भय हम पैदा कर लेते हैं स्वयं के मस्तिष्क में, नकारात्मकता का, कि उसमें गलती ढूंढनी है, जानकर ढूंढनी है कुंडली में, कि ये क्या करेगा, ये ऐसा क्यों। हम उसके योग के हिसाब से क्यों नहीं देखते उसको? सकारात्मक बात करने से भी कई बातें बन जाती है। मंगल को ऊर्जा के रूप में जैसा बताया गया अभी, तो बहुत ही अच्छी बात है ना। हम उसे केवल ऊर्जा के रूप में क्यों नहीं देख रहे? हमारे जो ब्लड है वो हमारी ऊर्जा है, और अगर ब्लड मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है या मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर दोष कहाँ? पूर्व वक्ता में गुप्ता जी ने बताया कि संतान निश्चित रूप से 1001% बात सही है कि जब तक दो व्यक्ति जिनका संबंध बनने जा रहा है और वहाँ ऊर्जाएं चेक नहीं हुई, उनके ब्लड से, जैसे कि एक शब्द बहुत टेक्निकली यूज़ किया, डीएनए मैच नहीं होता। डीएनए में बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। मैं सिर्फ बात करता हूँ मंगल की ऊर्जा के रूप में, और इसमें एक बहुत छोटी सी बात, विस्तृत नहीं, राहु अंगारक योग, कांप जाता है आदमी देख के। क्यों? अरे राहु जो कल्पना देता है, मंगल की ऊर्जा क्या उसमें काम नहीं आ सकती कल्पना में? राहु के बीच में किसी ऐसे का उपाय करवाओ, कोई जो बीच का रास्ता बोला था पारिक साहब ने, तो वो बीच का रास्ता मैंने ढूंढा अभी, कि इनके बीच में गुरु की कोई या ईष्ट की कोई बात कर दी जाए तो दोनों की ऊर्जा, राहु की गति, मति बदली जा सकती है। गुरु की शरण में चले जाएं,
ईष्ट की शरण में चले जाएं तो हमारे तुलसी बाबा ने लिखा है हनुमान जी के लिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये सरलतम उपाय। और एक दूसरा, मंगल भवन अमंगल हारी। अब ये कौन है मंगल का अमंगल हरने वाला? उसको ढूंढो ना, उस तत्व को ढूंढो। दान, नग, रुद्राक्ष। वर्तमान समय में खून की जितनी आवश्यकता है, क्या ब्लड डोनेशन में उत्साह करके, उसे प्रोत्साहित करके क्या इसको सेटल नहीं किया जा सकता? मैंने कई परिहार ब्लड डोनेशन के बाद देखे हैं, और आज 55, 52 की एज में 65, 70 पता नहीं कितनी बार लोग ब्लड कर चुके। अस्तु, ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे को इन्होंने बुलाया, और मैं अपनी बात आपको अगले सम्मेलन में पूरी करूंगा। थैंक यू। क्षमा चाहता हूं किसी को भी शब्दों से कोई आहत हुआ हो। मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं अगले में आ रहा हूँ। आज ही फीस जमा होगी। चलिए, हम अब कुछ ही क्षणों में महाराज कुमार साहब आ रहे हैं हमारे बीच में। सर आप लोग प्लीज, कन्हैया जी सब इधर आ जाओ, पधारेंगे वो। और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में बस आ ही रहे हैं, सीढ़ियाँ ही चढ़ रहे हैं। जैसे ही वो आए तो तालियों से स्वागत किया जाए। ऐसे तो तालियाँ बजा नहीं रहे ज्योतिषियों के लिए। सब खड़े होकर उनका स्वागत करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें ये जगह उपलब्ध हुई है, उन्हीं की वजह से हम ये सम्मेलन कर पा रहे हैं। हाँ, तो कुर्सियाँ थोड़ी ठीक कर लो शालिनी, थोड़ी कुर्सी। हाँ उतारिए, उतारो उतारो उतारो।